नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संकलित रचनाओं को हम जान रहे हैं। इसी क्रम में हमने उसने कहा था कहानी पढ़ी। 1915 में लिखी हुई ये कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, तो हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। आरपीएससी में इनकी रचना लगी है। और दूसरी बात है, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। ये कहानी हिंदी की शुरुआती कहानियों में है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो शुरुआती हिंदी है, हिंदी से पहले की जो अभ्रंश आदि की भाषा है उसको पुरानी हिंदी मानते हैं। ये इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा मत चलता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम भी है। इन्होंने छोटी छोटी 4-5 रचनाएँ ही लिखी है, ऐसी बात नहीं है। तो 4-5 तो कहानियाँ लिखी है, एक उपन्यास लिखा है। ज़्यादा इन्होंने लिखा नहीं है, बस इन्होंने थोड़ी आलोचनात्मक तरीके से हिंदी साहित्य की व्याख्या भी की है। आइए 1915 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित कहानी उसने कहा था के बारे में जानते हैं। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई थी 1939 के आसपास। देखिए, ये इतिहास में एक मील का पत्थर माने जाने वाली कहानी है और एक परिपक्व कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है और बिल्कुल भावनात्मक झंझोड़ने वाली कहानी है और हमारे संस्कृति परंपरा को दर्शाने वाली कहानी है। हालांकि इसमें विदेशी बात दी गई है कि विदेश में जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तब यहाँ के लोग किस प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे वो दिखाया गया है। फिर भी ये कहानी हमारी भारतीय है, पूरी तरह भारतीय है। तो इस कहानी के पात्र जैसा कि आप जानते हैं 4-5 पात्र हैं। लहना सिंह, सूबेदारनी जी, सूबेदार हजारा सिंह है ना, बोधा सिंह है, एक वजीरा सिंह भी है, वजीरा जो पानी पिलाता है। एक इनके अलावा इनके एक तो सीनियर जूनियर ऑफिसर भी है। कहानी का संक्षिप्त कथानक यही है कि अमृतसर की गलियों से एक बालक लहना सिंह गुजरता रहता है। उसकी एक मुलाकात छोटी सी मासूम लड़की से होती है जो उसी समय पर उसको आकर्षित करती है। लहना सिंह उस समय आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे लड़की और लड़का दोनों आपस में मिलने लगते हैं। वो जब भी मिलता है तब ये पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की जवाब देती है धत बस। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो कुड़माई का जवाब दे देती है कि हो गई। उसके बाद में वो लड़की वहाँ दिखती नहीं है और सीधा दृश्य हमारे सामने युद्ध का आता है। युद्ध के दृश्य के बाद में हम देखते हैं कि 3 आदमियों को ज़्यादा जिक्र आता है वहाँ पर। सरदार हजारा सिंह सूबेदार आता है, एक तो उनका हजारा सिंह सूबेदार और दूसरा बोधा सिंह, हजारा सिंह का पुत्र। तीसरा जो व्यक्ति है वो आपका लहना सिंह और उनकी बात में आपस में बातें चलती रहती है। वो उनको आगे भेज देता है युद्ध के लिए, पर बोधा सिंह उसके पास रहता है। बोधा की वो रक्षा करते करते खुद मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। और इसी के चलते लहना सिंह ने अपनी सूझबूझ चतुराई से ये युद्ध इनकी पलटन को जिताया, क्योंकि लेफ्टिनेंट जो है वो नकली भेष कर करके कोई लेफ्टिनेंट बन के जर्मन आ जाता है और उस जर्मन को खदेड़ देता है और मार देता है लहना सिंह। और इसी के चलते उसके पैर में घाव आ जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है, वो किसी को बताता भी नहीं है। तभी हजारा सिंह वहाँ आते हैं, तो वो हजारा सिंह को कहते हैं कि सूबेदारनी जी को कहना कि मैंने वो कर दिया है जो उसने कहा था। और उसने कहा था ये शब्द गूंजता रहता है। फिर भी वो पूछता है हजारा सिंह कि उसने क्या कहा था मेरे को बताओ, लेकिन वो बताता नहीं है। तभी बोधा सिंह को वो भेज देता है अपनी जगह पर घायल सैनिकों के साथ में, और वो खुद वहाँ रह जाता है। उसके साथ में वजीरा नाम का एक आदमी रहता है। वजीरा पानी पिलाता रहता है, उसे पुरानी याद आती रहती है। पुरानी यादों में एक याद हमारे सामने ये भी आती है कि सूबेदारनी जी को मिलने वो जाता है सूबेदार जी के पास में, तो सूबेदारनी जी उसको मिल जाती है। वो कहती है तुम्हें जानती है सूबेदारनी जी, सूबेदार कह के उसको बुलाते हैं। तभी सूबेदारनी जी उसको जानी पहचानी मालूम नहीं होती है, फिर भी वो सूबेदारनी जी का आकर्षक महसूस करता है, आकर्षण। तब सूबेदारनी जी कहती है कि मुझे पहचाना, वो कहता है नहीं। फिर वो वही बात दोहराती है कि तेरी कुड़माई हो गई। तब लहना सिंह पहचान जाता है और
उन दोनों में बातें होती है। लहना सिंह ये कहता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? वो कहता है वो कहती है मैं भूल नहीं सकती वो बातें। तुमने मुझे घोड़े से बचाया था और तुम घोड़े की लातें खाते रहते थे, उसी तरह तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ये दोनों सैनिक है, सेना का भूत इनके सवार है, ये वीरगति को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी प्रेम की सच्ची परीक्षा है। ये उन्होंने जाने अनजाने में कह दिया और लहना सिंह ने अपने प्रेम के वचन की बद्धता को चलते हुए वो काम कर दिखाया। इसीलिए इस कहानी का नाम उसने कहा था है। यहाँ देखिए शीर्षक की सार्थकता दी हुई है। कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी संपूर्ण कथा वस्तु का केंद्र है। उसने कहा था केवल एक वाक्य नहीं बल्कि स्मृति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, वचनबद्धता का प्रतीक है, त्याग बलिदान का प्रतीक है। पूरी कहानी एक वाक्य के भावात्मक विचार के रूप में विकसित हुई है, इसीलिए शीर्षक अत्यंत सफल और कलात्मक माना जाता है। अब कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रेम का आदर्श है, ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि त्यागमय और उदात्त प्रेम की कहानी है, एक आदर्श प्रेम की कहानी है। लहना सिंह अपनी प्रिय को पाने का सफल प्रयास नहीं करता है बल्कि उसके पुत्र और पति की रक्षा करके वो प्रेम की चरम ऊंचाई को प्रदान करता है। प्रेम निस्वार्थ है, मर्यादित है, कर्तव्यपरायण है, आत्मोत्सर्ग से युक्त है। वचन की महत्वता यहाँ पर दर्शाई गई है। भारतीय संस्कृति में वचन की महत्वता है, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रकार कहानी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दर्शाती हुई प्रतीत होती है ना। त्याग और बलिदान कहानी का सबसे प्रभावशाली पक्ष लहना सिंह का आत्म बलिदान एवं उसके लिए व्यक्तिगत जीवन की अधिक महत्वपूर्ण उसका वचन है ना। प्रेम, कर्तव्य और दिया गया वचन, इसको पालन करने के लिए ही पूरी कहानी रची गई है। यही कारण है कि उसका चरित्र पाठकों के मन में अमर हो जाता है और इसी के चलते भारतीय समाज में ये कहानी इतनी प्रसिद्ध होती है कि इस पर एक फिल्म भी बनती है और बहुत देखी जाती है। अब इसमें क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक चित्रण भी हुए हैं। जैसे ये कहानी प्रारंभिक कहानियों में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गुलेरी जी लहना सिंह के मन में चल रहे प्रेम, स्मृति, द्वंद्व, कर्तव्य बोध, इन सबको बताता है। अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृष्टि से मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक चित्रण की परंपरा बाद में जाकर के जैनेन्द्र जी के कहानियों में, निर्मल वर्मा जी की कहानियों में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, मनु भंडारी जी की कहानियों में भी ऐसा मनोवैज्ञानिक चित्रण आपको मिलेगा। पात्रों की बाहरी गतिविधियों से अधिक उनके आंतरिक संसार का चित्रण यहाँ किया गया है, उनका आंतरिकता का विवरण दिया गया है हमको, है ना। चरित्र चित्रण में आप देखिए लहना सिंह का चरित्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साहसी है, सैनिक है, सच्चा प्रेमी है, वचन का पक्का है, कर्तव्यनिष्ठ है, त्यागी है, संवेदनशील है और वह प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि समर्पण मानता है। बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक दृष्टि से आप देखिए, कुछ आलोचकों ने लहना सिंह का चरित्र आदर्श की सीमा तक पहुंच जाता है, परंतु यही आदर्श को उसे कालजयी बनाता है। सही है। और सुविदारिणी जी कहानी की प्रेरक शक्ति है। वह मर्यादित भारतीय नारी है, बिल्कुल है, संवेदनशील पत्नी है, वात्सल्यमयी माता भी है, पितृ के लिए प्रेम है और प्रेमिका भी है ना। हाँ, प्रेमिका भी है, ये मत भूलिए आप इस कहानी में। और छोटा सा अनुरोध पूरी कहानी को दिशा दे देता है और वो अनुरोध सोचो किस प्रकार का होगा कि 20-22 साल बाद में एक व्यक्ति को उसने मजबूर कर दिया कि अपने प्राणों की आहुति दे दे, अपने वचन की बद्धता को याद करते हुए। सूबेदार हजारा सिंह यद्यपि उनका कोई खास चित्रण नहीं है, फिर भी वीर सैनिक है और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में है, क्योंकि वो वहाँ जा कर के युद्ध उन्होंने किया था। जब यहाँ से वो लहना सिंह को छोड़ के गए थे तब भी उन्होंने युद्ध किया था सैनिकों से, जर्मनों पर पीछे से वार उन्होंने ही किया था। और कुछ विशेषताएं हैं कहानी की जो इनमें शैलीगत शिल्पगत विशेषताएं हैं। कथानक की कसावट, अर्थात कि कथानक बिल्कुल सीमित है, बिल्कुल बंधा हुआ है, छोटा कथानक है और ज़्यादा इसमें हमको कुछ मिला नहीं है ना।
कहानी में अनावश्यक विस्तार नहीं है, बिल्कुल प्रत्येक घटना अंतिम परिणाम की ओर बढ़ती है, बिल्कुल प्रत्येक घटना अंतिम परिणाम की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि इस कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत सफल माना जाता है। कई अध्येता इसे तकनीकी और प्रभाव का विशेष रूप से सराहा गया। मतलब कई आलोचकों ने कहा है कि ये तकनीकी रूप से बहुत अच्छी कहानी है, बिल्कुल छोटी कहानी, और इसमें जो बातें कही है वो बिल्कुल एकदम सटीक है। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक, यानी पुरानी जो याद आती है, गुलेरी जी की स्मृतियों के माध्यम से अतीत और वर्तमान को जोड़ने की जो कला है वो हर कोई में नहीं होती है ना। पुरानी स्मृतियाँ चल रही है, नई आ रही है, ऐसा लगता है फिल्म चल रही है। कहानी को जब आप पढ़ेंगे ना, स्मृति हुआ ही है, फिर तुरंत बोलता है ले पानी पिला वजीरा, पानी पिला। थोड़ी देर बाद में फिर उसको स्मृति होती आती है कि हरे खेत है, वो पंजाब में घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो वापस आ जाता है, वजीरा इसको घुमा दे घाव को। फिर थोड़ी देर बाद में उसको याद आता है कि सूबेदारनी जी आ रही है, और वो कहते ये वचन का पालन कर। फिर वो वापस दर्द होता है, फिर अंत में वो कहता है कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था, है ना। ये बातें आप ध्यान रखिए, फ्लैशबैक में चलती है तो कहानी बहुत अच्छी दिखती है, रोमांच एकदम हो जाता है हमको। संवाद योजना आप जानते ही हैं, बिल्कुल जुड़े हुए छोटे छोटे संवाद हैं। देखिए, कहानी को अगर आप पढ़ेंगे और बिल्कुल मन से पढ़ेंगे और आप ऐसा महसूस करेंगे कि हो सकता है ये मेरी कहानी हो सकता है ऐसी कहानी मेरी होनी चाहिए, तो मेरा दावा है कि कहानी आपको बिल्कुल समझ में आएगी, कहानी के अंदर तक की बातें आपको समझ में आएगी। तो कहानी को आप अपनी समझ के पढ़ा करिए। मनु भंडारी जी की जो कहानी मैंने आपको बताई उसमें भी यही बात थी कि कहानी में कहीं ना कहीं आपको अपनी कहानी एक बार अवश्य स्मरण हो आएगी। आगे देखिए, संवाद योजना जो है बिल्कुल संवाद स्वाभाविक और पात्रानुकूल है, विशेषकर अमृतसर की बोली और पंजाबी परिवेश, सैनिक जीवन, यथार्थ का चित्रण संवादों में मिलता है। बिल्कुल यथार्थ है, ऐसी बात नहीं है, आदर्शवादी यथार्थ है इसमें। भाषा जो है सरल, प्रभावपूर्ण, बोलचाल के निकट है, बिल्कुल है। और भाषा, दूसरी बात ये हो रही है कि जयपुर में नहीं मिलती है ऐसी भाषा। आप देखेंगे कि ये भाषा पंजाबी साइड की है। मैंने आप कहा कि गुलेरी जी पंजाब के निकटवर्ती हैं, पंजाब में रहे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो रहे हुए हैं। दूसरी बात है, भाषा प्रभावपूर्ण, बोलचाल के निकट, सरल, और शैली तो मैंने आपको बताया कि एकदम सटीक है। क्षेत्रीय शब्दों के प्रयोग से कहानी में जीवंतता आती है, और आलोचकों ने इस कहानी के भाषाई प्रयोग को आधुनिक हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल आधुनिक हिंदी में ऐसी कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी, मनोवैज्ञानिक और ऐसी भाषात्मक शैली जो है वो नहीं थी उस समय पे। आप देखिए, आप विद्वानों के मत जो है वो क्या क्या है, गुलेरी जी के इस छोटे से प्रयास के ऊपर किस किस ने क्या क्या मत दिए, क्या क्या प्रयास किए। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी की इस शैली को विशेष प्रशंसा करते हुए इसकी कहा है कि उनकी भाषा जो है और अभिव्यक्ति हिंदी गद्य को नई ऊंचाई प्रदान करती है। और डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि हिंदी की प्रथम परिपक्व मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिए। बिल्कुल नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी की प्रथम परिपक्व मनोवैज्ञानिक कहानी कौन सी है, जिसमें प्रेम कर्तव्य का अद्भुत समन्वय दिखाया गया है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि आधुनिक कहानी की दिशा निर्धारित करने वाली रचना माना जाता है। आधुनिक कहानी इस रचना की दिशा निर्धारित करती है। उनके अनुसार कहानी की सबसे बड़ी शक्ति उसका आंतरिक भाव संचार होता है, बिल्कुल होता है। अब द्विवेदी जी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गुलेरी जी की कथा कला को नवीनता और कलात्मकता का संयम उदाहरण मानते हैं। आधुनिक शोधकर्ता का मत क्या क्या है, और नए नए शोधकर्ता जो आपके मेरे जैसे हैं वो कहते हैं कि उसने कहा था को प्रेम, स्मृति, नैतिक दायित्व और शहादत की कहानी माना गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार कहानी में स्मृति का एक नैतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो लहना सिंह को अंतिम बलिदान तक ले जाती है। आगे देखिए, आलोचनात्मक विश्लेषण में कुछ ऐसा है, नारीवादी आलोचना के अनुसार सूबेदारनी जी का चरित्र कहानी का केंद्र होने पर भी स्वयं सक्रिय नहीं है। और क्या बात है, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने शीर्षक देने के लिए उसने कहा था, लिखा है उसने कहा था जो मैंने कर दिया,
ये पूरा शीर्षक होना चाहिए था, तब आपको ये बात समझ में आती कि ये बात आप जो कह रहे हैं वो सटीक नहीं है। कोई बात नहीं है, ये मेरा कहना है कि वो जो वाक्य कहते हैं बार बार में 2-3 बार, मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था, ये होता इसका शीर्षक, तो अपने आप ही वो उसने की बात गायब हो जाती और मैंने वो कर दिया जो बात थी वो प्रभावी हो जाती है ना। और प्रेरक है, निर्णायक नहीं है उनकी भूमिका, इस दृष्टि से पुरुष केंद्रित कहानी मानी जा सकती है। शाबाश, सही है, ये तथ्य आप बिल्कुल रखिए। अगर आप रिटर्न में कभी एग्जाम दे रहे हैं, उसने कहा था कहानी आ गई, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं आलोचना में, और इसमें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आपको उदाहरण देने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो कहानी की नायिका है वो नायिका नहीं है, वो तो मूल रूप से नायिका है ही नहीं है, वो तो गौण नायिका है। ठीक है। आदर्शवाद की प्रधानता, यथार्थवादी आलोचक मानते हैं कि लहना सिंह का चरित्र अत्यधिक आदर्शवादी है। ठीक है, माना, पर यथार्थवादी भी तो है इसमें। आप ये भी तो देखिए, ये जो कहानी के जो आलोचना है उनके मैं तुरंत आपको खंडित करता जा रहा हूँ, ये भी एक आलोचना होती है ना। एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने बिल्कुल उसके सटीक जवाब दे दिया। तो ये क्या है कि आलोचना ऐसी है कि यथार्थवादी आलोचक मानते हैं कि लहना सिंह का चित्र जो है आदर्शवादी अधिक हो गया है, लेकिन आदर्शवादी के साथ साथ में उसका चित्र यथार्थवादी भी होता है। वो बार बार में अपने प्रिय को याद करता है, बचपन की बातें भी वो याद करता है, बचपन में वो निस्वार्थ प्रेम को याद करता है। ये बात आप कहाँ भूल जाते हैं। वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति का केवल एक स्मृति और वचन के आधार पर इतना बड़ा बलिदान करना असाधारण प्रतीत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर ये जो लोग मानते हैं, बाहर की बातें मानते हैं, यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी बचपन में शादी हो गई और उसको लेने जाने के लिए पूरा जीवन बलिदान दे दिया लोगों ने। और अगर आपको यकीन नहीं आता है, नल और दमयंती की कथा आप पढ़िए, है ना। ढोला मारू की कथा तो आपने सुनी होगी, ढोला मारू का दुहा, उसको पढ़िए आप, बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। अब औपनिवेशिक संदर्भ क्या है? इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध है। कुछ आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि सैनिक अंग्रेज़ों के लिए युद्ध क्यों लड़ रहे थे। हालांकि लेखक का ध्यान राजनीति पर नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर अधिक है। तो क्यों लड़ रहे थे का क्या है, लड़ते थे और लड़े भी थे ये युद्ध, ये वास्तविक बात है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिकों ने अंग्रेज़ों के लिए युद्ध नहीं लड़े, न लड़ रहे थे भाई। 1915 में हमारे सैनिक गए भी थे, है ना। जो यूरोपीय बातें होती है, शक्तियाँ थी, उनके पक्ष में लड़े थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब बातें हुई थी। और लेकिन यहाँ लेखक का जो विश्व युद्ध की तरफ ध्यान देना है ही नहीं बात, बस खाली उन्होंने युद्ध की चर्चा की है, जर्मनों की चर्चा और वो की है, तो आप समझ गए हैं प्रथम विश्व युद्ध की बात है। उन्होंने बाद में कहा है कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी है ये। प्रेम का आध्यात्मिक रूप है, ओके सही है बात, प्रेम का आध्यात्मिक रूप है मीरा और कृष्ण की तरह। आधुनिक पाठकों को यह प्रेम अत्यधिक आदर्शवादी लग सकता है, किंतु भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में यह प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति की है। कोई बात नहीं, सही है। अक्क महादेव जी की कविता आप सुनिए, सही बात आपको प्रतीत हो जाएगी। कहानी की उपलब्धि क्या है? कहानी की उपलब्धियां हैं हिंदी कहानी को कलात्मक परिपक्वता प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सफल प्रयास, प्रेम की और कर्तव्य का समन्वय, प्रभावशाली चरित्र चित्रण, पूर्वदीप्ति तकनीकी का उत्कृष्ट प्रयोग, युद्ध परिवेश का सफल चित्रण, भाषा संवाद की स्वाभाविकता। इसी कारण इसे हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में गिना जाता है। कुछ निष्कर्ष भी आप सुन लीजिए। उसने कहा था, केवल प्रेम गाथा नहीं बल्कि स्मृति, वचन, कर्तव्य और बलिदान का महाकाव्यात्मक आख्यान है। गुलेरी जी ने अत्यंत सीमित आकार में यह कहानी रची जो पाठकों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण हिंदी साहित्य में त्याग और निष्ठा का प्रतीक बन गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो कहानी में आदर्शवाद, भावुकता और नारी की सीमित भूमिका जैसी कुछ सीमाएं अवश्य है, किंतु उसकी कलात्मक, मनोवैज्ञानिक गहराई और मानवीय संवेदनाओं इन सीमाओं से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसलिए उसने कहा था, कहानी का साहित्य की एक कालजयी रचना है जिसमें आधुनिक हिंदी की दशा और मानदंडों दोनों निर्धारित किए गए हैं। यदि आप चाहते हैं तो उसमें विस्तृत अकादमिक संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ, ये कह रहे हैं ये लोग। तो देखिए, ये बात तो सही है कि यहाँ पर ये कहानी राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि जब आप इसको सर्च करेंगे, ज़्यादा सर्च करेंगे, तो वो ये कहेगा कि ये राजनीतिक बात है, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, आप ज़्यादा सर्च नहीं कर सकते।
कहने का अर्थ है कि एआई और गूगल भी मना कर देते हैं कि ये राजनीतिक बात हो जाएगी, आप सर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात है, इसमें कुछ आलोचना ये दी गई है कि ये नारी को जो है एक तरफा बताया गया है। बात हो सकती है, लेकिन कहानी के जो तत्व है, जो आदर्श तत्व है, उनको आप जानिए कि ये कहानी एक प्रेम की कहानी नहीं है, ये कहानी है बलिदान की, त्याग की, भारतीय संस्कृति की और वीर गौरव गाथा के गान की। आप इस कहानी को एक प्रेम प्रसंग न मान करके आप इस कहानी को एक प्रेम में आकुल होकर बलिदान देने वाले व्यक्ति की मार्मिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक कहानी मानिए, तब आपको पता चलेगा। आप सुबेदारनी जी की तरफ जाते ही क्यों हैं? आप सिर्फ ये जानिए कि कोई प्रेमिका है, अगर वो सुबेदारनी जी की चर्चा नहीं करते तो क्या होता बताइए। अगर लेखक सुबेदारनी जी की चर्चा नहीं करता और यहाँ जो हजारा सिंह और बोधा सिंह के अलावा कोई और होता, भाई बोधा सिंह और उसके अलावा अगर सुबेदारनी जी उससे ये वचन ले लेती कि तुम युद्ध में हार के नहीं आओगे, जीत के आओगे, मुझे इतना वचन दे दो, तो भी तो यही बात होती, यही कहानी होती। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आलोचना चलती रहती है। मेरा मत ये है, जो निष्कर्षतः मैं आपको समझाता हूँ, कि कहानी जो युद्ध परिवेश है उसमें रखना थोड़ा अनुचित है। दूसरी बात, युद्ध परिवेश में इस कहानी को बांध दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के बारे में एक दो तथ्य हमें और बता देते तो कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाता कि ये कहानी जो है वास्तव में किस संदर्भ में लिखी हुई है, कि किसकी तरफ से हम युद्ध कर रहे हैं, कब कौन सी बटालियन वगैरह, एक दो चीज़ें और बताते। लास्ट में जो न्यूज़ है उसमें ही बता देते। दूसरी बात ये है कि गुलेरी जी ने जो कहानी लिखी है, ये कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि है, और कुछ कहते हैं कि ये इसमें बैक टू बैक बिल्कुल बताया गया नहीं। आप बचपन की बात को बिल्कुल कट करके तुरंत जवानी नहीं बता सकते, कुछ स्मृतियाँ तो बता सकते हैं बाद में, बचपन की बाद में एक दो स्मृतियाँ बताते हैं, लेकिन उस स्मृतियों में आपको कहीं कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। बार बार में लेखक उसके याद करता हो पूरी ज़िंदगी में, इतने दिनों तक उसने याद किया हो या भूल गया हो, वो भूल ही गया था, वो बताया भी क्लियर नहीं है लेखक ने कि भूल गया या नहीं भूला लैना सिंह, है ना। और अचानक से उसको मिलाया, इससे पहले उसकी एक दो याद भी आ सकती थी, और अगर मिलाया तो वो कुछ याद स्मरण तो करवा सकते थे ना। आपको सुबेदारनी जी के माध्यम से स्मरण करवाना था तो एक तो कोई बात और भी होती, जैसे कुड़माई हो गई वैसी, या फिर अनजाने में, जाने अनजाने में जो भावात्मक रागात्मक जुड़ाव है वो होना चाहिए था सुबेदारनी जी से लैना सिंह का अपने आप, तब जाके वो कुछ बातें समझता, थोड़ा सा दिमाग में द्वंद्व चलना चाहिए था। अगर आपने बिल्कुल आधुनिक कहानी करी है और फिल्मात्मक तरीके से तो ये की है, ये तो आप भी जान सकते हैं। फ्लैशबैक अच्छा है और आदर्शवाद अच्छा है, भारतीय संस्कृति को अच्छे तरीके से बताया गया है। नारी का जो रूप है वो आप बुरा नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते, आदर्श रूप है। प्रेम का भी इतना स्वच्छ और साफ चेहरा यहाँ दिखाया गया है कि थोड़ी सी भी जो बात अगर ज़्यादा हो जाती तो इसमें अश्लीलता जैसी कुछ बातें आपको नज़र आ जाती। यही सच है, कहानी मैंने पढ़ी, आपको बताई, उस कहानी में भी कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा प्रेम की जो आदर्शवादिता है उसको लांघ जाता है, उसको हम जो है ये तो नहीं कह सकते कि इसमें अश्लीलता दे दी, लेकिन उससे कोई कम भी बातें उसमें नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही बातें अंदर की उसने ले ली, मनोवैज्ञानिक बातें, और कुछ रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप जो आज के ज़माने में बिल्कुल संपूर्ण तरीके से चालू होते हुए भी ऐसा नहीं है कि वो आदर्श माना जाए, अच्छा माना जाए, आज भी बुरा माना जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस कहानी पर हम वापस आते हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र जी का विचार है, हिंदी की प्रथम परिपक्व मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये आपको पूछा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहानियों की शुरुआत यहीं से हुई है, ध्यान रखिए, और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ बाद में खूब आती है। प्रेमचंद जी ने भी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी है, लेकिन इतनी मनोवैज्ञानिकता उन्होंने नहीं लिखी है। तो ये कहानी बेसिक तौर पर आदर्शवादी कहानी है कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ इसमें कुछ थोड़ा सा है, लेकिन आदर्शवादी कहानी ही है। फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आप जो इसमें हमने आपको बताया वो करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे आपकी लिखित एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी सब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नामवर सिंह का, नगेंद्र सिंह का
आलोचनात्मक तरीके से कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। कहाँ प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले व्याख्यान में। नमस्कार, धन्यवाद।